नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां आज बड़वानी के सेंधवा जाएंगे सीएम मोहन यादव। बड़वानी को मिलेगी 2600 करोड़ के 13 कामों की सौगात। 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भूमि पूजन करेंगे सीएम मोहन यादव। तो वहीं सेंधवा कृषि उपज मंडी में कार्यक्रम का आयोजन होगा। निवाली उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ ही सेंधवा उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन करेंगे सीएम मोहन यादव। तो बड़वानी को देंगे 2600 करोड़ के 13 कामों की सौगात। इसके साथ ही 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भूमि पूजन भी करेंगे सीएम। तो बड़ी सौगात, आज बड़वानी के सेंधवा जाएंगे सीएम मोहन यादव। बड़वानी को देंगे 2600 करोड़ के 13 कामों की सौगात। 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भूमि पूजन भी करेंगे सीएम। इसके साथ ही सेंधवा कृषि उपज मंडी में होगा कार्यक्रम का आयोजन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल संवाददाता संदीप मिश्रा सीधे जुड़ गए हैं। संदीप का रुख करेंगे। संदीप, आज बड़वानी के सेंधवा जाएंगे सीएम मोहन यादव और बड़वानी को मिलेगी 2600 करोड़ के 13 कामों की सौगात। अपडेट दीजिए। कविता, बड़वानी के लिए बड़ा दिन है और क्योंकि वहां पर विकास की गंगा बहने जा रही है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2600 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देने जा रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी रकम होती है और किसी एक क्षेत्र के लिए अगर इतनी बड़ी राशि जाती है तो ये मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता को दर्शाता है और ये बताता है कि किस प्रकार से वो विकास के प्रति समर्पित हैं। सेंधवा के कृषि उपज मंडी में ये बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। करीब 13 योजनाओं को लेकर के ये राशि 2600 करोड़ दी जाएगी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के माध्यम से, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 2 सिंचाई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उसके लिए सौगात भी ये शामिल है। जिस प्रकार से प्रदेश सरकार लगातार किसानों की आर्थिक स्थिति की बात करती है, किसानों के विकास की बात करती है, लगातार उनको जो विकास दर है उसको सुधारने की बात करती है, तो कहीं न कहीं ये चीज दर्शाता है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हर वर्ग के लिए बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जातियों का उल्लेख किया था, महिला को, किसान को, गरीब को, तो इस वर्ग की ओर राज्य सरकार का बढ़ता हुआ कदम है। और हाल ही में 4-5 दिन पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा भी था कि ये जो वर्ष है तो इन 4 जातियों को समर्पित होगा। इन 4 जातियों के विकास के लिए सरकार लगातार काम करेगी और देश की पहली सरकार है मोहन सरकार जिसने इन 4 जातियों को सबसे पहले प्रमुखता पर रखा है। और उसी ओर ये बढ़ता हुआ कदम है। जिस प्रकार से आज सेंधवा में कार्यक्रम रखा गया है डॉक्टर मोहन यादव का, तो ये कह सकते हैं कि विकास सिर्फ यही का नहीं, अलग अलग जिलों में भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और जहां पर भी उनके कार्यक्रम होते हैं तो वहां पर लगातार विकास की सौगात दी जा रही है। तो उसी ओर ये एक बड़ा कदम है। जी कविता। बिल्कुल संदीप, यदि बात करें निवाली उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना का भी भूमि पूजन करेंगे और जो किसानों के लिए सिंचाई सुविधा में सुधार लाएगी। बिल्कुल कविता, जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा कि प्रदेश के किसानों की ओर लगातार सरकार ध्यान दे रही है। हाल ही में आपने ध्यान दिया, जैसे अभी खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना का भूमि पूजन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उस कार्यक्रम में शामिल थे। तो बुंदेलखंड की मिट्टी को सिंचित करने का प्रयास किया सरकार की ओर से, एक बड़ा प्रयास किया गया दोनों सरकारों के सामूहिक प्रयास से। तो इसी प्रकार से बड़वानी में भी प्रयोग किए जा रहे हैं। लगातार सिंचाई की जो संभावनाएं हैं और प्रदेश सरकार जिस प्रकार से लगातार नदी जोड़ो अभियान की ओर आगे बढ़ी है, तो ज्यादा से ज्यादा जो जमीन का रकबा है उसको सिंचाई वहां तक पानी पहुंचाने का लगातार सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है। तो यहां पर एक बड़ी सौगात दी जा रही है सरकार की ओर से। जब ये यहां पर सौगात मिलेगी सिंचाई की, तो ये कह सकते हैं कि वहां की जो जमीन है वो हरी भरी हो जाएगी। जहां पर खेती नहीं होती वहां पर खेती होना शुरू हो जाएगी। तो किसान खुशहाल होगा और अगर किसान खुशहाल होगा तो प्रदेश खुशहाल होगा और प्रदेश की सरकार खुशहाल होगी।
जी बिल्कुल संदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद और आप बने रहेगा, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। मध्य प्रदेश में बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली महू में 26 जनवरी को होने वाली कांग्रेस की जय भीम जय बापू जय संविधान रैली अब 27 जनवरी को होगी। दरअसल 3 दिन पहले कांग्रेस की मीटिंग में पार्टी नेताओं ने तारीख बदलने की मांग की थी, जिसके बाद एमपी कांग्रेस की ओर से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की रैली 27 जनवरी करने का प्रस्ताव भेजा गया था, जिस पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपनी सहमति दे दी है। कांग्रेस 27 जनवरी को महू में होने वाली रैली से पहले मध्य प्रदेश के गांव-गांव में और वार्डों में सुबह शाम प्रभात फेरियां निकालेगी। साथ ही 21 जनवरी से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेगी। प्रत्येक पदाधिकारी 10-10 घरों में संपर्क कर कांग्रेस के कार्यक्रम की जानकारी देंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से भोपाल संवाददाता संदीप मिश्रा सीधे जुड़ गए हैं। संदीप, यदि कांग्रेस की यात्रा अभियान की बात करें तो अब 26 जनवरी की बजाय 27 जनवरी से होगी, जानकारी दीजिए। कविता, कांग्रेस पार्टी का ये एक बहुत बड़ा अभियान है, क्योंकि अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जमीन पर कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता, अगर हम बात करें तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रियंका गांधी सहित जो पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता हैं, वो सभी 27 जनवरी को पहुंच रहे हैं। पहले ये कार्यक्रम 26 जनवरी को आयोजित होना था, जय भीम जय अंबेडकर जय बापू का कार्यक्रम, लेकिन अब इसको एक दिन डिले किया गया है। जिस प्रकार से कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है कल से, तो कार्यकर्ताओं के द्वारा समय मांगा गया था और इसकी जो एक रूपरेखा होती है वो तैयार करनी थी पार्टी को, क्योंकि इस कार्यक्रम को कहीं न कहीं यादगार बनाना चाहती है कांग्रेस पार्टी। मध्य प्रदेश का जो संगठन है वो चाहता है कि पूरे देश में इसका एक उदाहरण बने कांग्रेस पार्टी के लिए कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में ये यात्रा शुरू हुई थी। जिस प्रकार से आपको याद होगा, संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर पर बयान दिया था, उसके बाद एक बड़ा मौका मिला कांग्रेस पार्टी को। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इसको संजीवनी के रूप में ले रही है और यही कारण है कि जय बापू जय भीम जय अंबेडकर के नाम से ये यात्रा उन्हीं की जन्मस्थली महू से शुरू होने जा रही है। तो पहले 26 को होनी थी, उसके पहले अब कांग्रेस पार्टी कई अलग अलग तरह के कार्यक्रम करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों पे अगर हम बात करें, बूथ स्तर पे कांग्रेस पार्टी जाएगी और कांग्रेस के पदाधिकारियों को यह भी कहा गया है कि सभी को 10-10 घर बांटे गए हैं, यानी कि हर पदाधिकारी को 10 घर में जाना है, 10 घर में जाकर के ये बताना है कि कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है। इन सब चीजों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी अब अपनी उपस्थिति जनता के बीच में दर्ज कर रही है। दूसरी बात, कहीं न कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी के रास्ते ही चल रही है। जिस प्रकार से कहते हैं कि लोहे को लोहा ही काटता है, क्योंकि इस प्रकार के अभियान आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी में संचालित होते हैं, जो जन जन तक, घर घर तक पहुंचने की कवायद होती है, बात होती है। तो ये सारी चीजें आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी संगठन की ओर से अभी तक हुआ करते थे, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ उसी ढर्रे को अपनाने का प्रयास किया है। घर लेकिन संदीप प्रयास कर रही है कांग्रेस पार्टी। लेकिन बीजेपी अभी भी पीछे नहीं है, बीजेपी भी निकाल रही है संविधान गौरव अभियान कांग्रेस से टक्कर में। अब देखते हैं जनता के सामने कौन सुपरहिट होता है। कविता, दोनों में एक बेसिक अंतर समझिए, भाजपा और कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है और दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी फौज है कि जो प्रदेश नेतृत्व से जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी भारतीय जनता पार्टी में नमो ऐप के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता के काम का हिसाब रखती है। अगर किसी भी कार्यकर्ता ने किसी भी कोने में, प्रदेश के किसी भी हिस्से में अगर कोई भी पार्टी से जुड़ी गतिविधि संचालित की है तो वो नमो ऐप में डालता है, यानी कि यहां पर जो उनकी मॉनिटरिंग टीम है
वो सारी चीज वॉच करते रहते हैं कि पार्टी के पक्ष में समर्थन में क्या चीज हुई है और पार्टी के विरोध में क्या चीज हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर है। कांग्रेस पार्टी में आमतौर पे भोपाल में बैठ करके नेता रणनीति तैयार करते हैं। जिस प्रकार से अभी 10-10 घर की बात हो रही है, तो अभी जो हर घर में किस प्रकार से पहुंचेंगे। एक तो 21 तारीख से कांग्रेस पार्टी का ये अभियान शुरू होगा, 27 तारीख से यात्रा चालू होनी है कांग्रेस पार्टी की। महज 4-5 दिन का वक्त बचा है, क्योंकि अगर आपको प्रदेश भर से पब्लिक जुटानी है तो आपको 24 तारीख से ये सिलसिला शुरू करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि महू से, और अगर आपको रीवा से महू लेकर के जाना है कार्यकर्ताओं को, तो इतनी बड़ी दूरी है कि आपको 2 दिन पहले कार्यकर्ताओं को तैयार करके लेके जाना पड़ेगा। तो 2-3 दिन के अंदर कार्यकर्ताओं में कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि एक खाना पूर्ति यहां पर हो पाएगी। लेकिन कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत की है, फिलहाल कोशिश की है कि जनता के घरों तक पहुंचो और जनता को बताने का प्रयास करो कि पार्टी क्या कर रही है। बिल्कुल संदीप, ये जो अभियान है पूरे 1 साल चलेंगे। 2026 की बात करें, 26 जनवरी 2026 को इसका समापन होगा। और देखिए, कांग्रेस पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि अगर सरकार में आना है, आपको सरकार बनाना है, तो आपको बड़े कार्यक्रम करने पड़ेंगे, जनता के बीच जाना पड़ेगा, अपनी उपस्थिति दर्ज करनी पड़ेगी। आपको याद होगा, भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया था राहुल गांधी ने। कई देश के कई राज्यों में गए, उनकी यात्रा मध्य प्रदेश के में भी गई। और आज जो हम बड़वानी के भी सीएम साहब के कार्यक्रम की बात कर रहे थे, बड़वानी होते हुए भी राहुल गांधी की यात्रा गुजरी थी। तो उसके परिणाम स्वरूप आपने देखा कि 99 सीटों तक कांग्रेस पहुंची, जो कांग्रेस 50 से नीचे हुआ करती थी, हो गई थी पिछले दो चुनाव में। तो इस बार कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं मजबूत हुई, और उसका श्रेय भारत जोड़ो यात्रा को, राहुल गांधी को भी जाता है। तो इससे कहीं न कहीं एक बड़ा मैसेज मिला है कांग्रेस पार्टी को, और उनको सीख भी मिली है कि अगर पब्लिक के बीच में कहीं न कहीं अपनी जगह बनानी है, लोगों के दिल में, दिमाग में अगर जगह बनानी है, तो उनके बीच में जाना पड़ेगा। तो यात्रा का आगाज हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि दलित वर्ग कहीं न कहीं भारतीय कांग्रेस पार्टी से पीछे हो गया था, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गया था, जिसके कारण भाजपा लगातार मजबूत होती चली जा रही थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माध्यम से यहां पर दलितों को अपने पक्ष में करने का एक कांग्रेस का बड़ा प्रयास है, और इसीलिए ये बड़ी यात्रा निकाली जा रही, जो साल भर चलेगी। बिल्कुल संदीप, देखना होगा कि इस यात्रा से कितना कांग्रेस को सियासी फायदा मिलता है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। मध्य प्रदेश के 34 जिलों में बारिश होने का अलर्ट है। नर्मदापुरम और शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, हरदा, बैतूल और बुरहानपुर में आज ओले भी गिर सकते हैं। 13 जनवरी से तेज सर्दी का तीसरा दौर फिर से आएगा। इस महीने 20 से 22 दिन तक शीतलहर चलेगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ओले बारिश का अलर्ट है। इस दौरान दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन सिस्टम के आगे जाने के बाद ठंड का असर बढ़ जाएगा और 13 जनवरी से फिर से पारा लुढ़क जाएगा। बता दें कि पिछले कुछ दिन से बर्फीली हवा चलने से प्रदेश के शहरों में दिन और रात कड़ाके की ठंड पड़ रही है।
नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले महाकुंभ में पूरी योगी कैबिनेट संगम में डुबकी लगाएगी। सरकार संगम किनारे कैबिनेट की बैठक कर प्रदेश और प्रयागराज के हित से जुड़े फैसले भी लिए जाएंगे। यही नहीं, महाकुंभ में इस बार विधानमंडल की विशेष बैठक बुलाने की तैयारी चल रही है, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि एक साथ बैठेंगे। सीएम योगी अभी हाल में ही प्रयागराज के 2 दिवसीय दौरे पर थे, जहां उन्होंने 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ संवाददाता पवन सिंह सीधे जुड़ गए हैं। पवन, यदि बात करें सीएम योगी की तो संगम किनारे एक बड़ी बैठक होगी, महत्वपूर्ण बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक कर प्रदेश और प्रयागराज के हित से जुड़े फैसले लिए जाएंगे। क्या कुछ इस पर और जानकारी? बिल्कुल कविता, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी हाल में ही प्रयागराज दौरा किए थे। चूंकि प्रयागराज कुंभ जो या धार्मिक आयोजन हो रहा है या विश्व का सबसे बड़ा मेला है, इसके लिए पिछले 2 सालों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया निर्णय लिया है। अभी कैबिनेट को उन्होंने जानकारी दी है। उनका मैसेज है कि वहां पर कैबिनेट, अब एक कैबिनेट वहां कुंभ क्षेत्र में वहां पर होगी, जिसमें सभी मंत्री मौजूद होंगे। और कैबिनेट की बैठक से पहले सभी मंत्री वहां गंगा में स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे। इसके बाद वहां कैबिनेट बैठक की जाएगी और कैबिनेट बैठक में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसका वो फैसला लिया जाएगा। उसमें कई बड़े महत्वपूर्ण मामले हैं, जैसे कि मेरठ से प्रयागराज का गंगा एक्सप्रेसवे एक बड़ा महत्वपूर्ण रोड है, बहुत महत्वपूर्ण यह कार्य है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी कह चुके हैं कि कुंभ से पहले ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। लगभग वो उसका कार्य लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अभी अंतिम दौर में चल रहा, पूरी तरह से फिनिशिंग नहीं हुआ। इसके अलावा और भी बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र से जुड़े बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कैबिनेट में रख सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि इसी के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट के बाद सतीश महाना जो विधानसभा अध्यक्ष है, ये भी ऐसा प्लान कर रहे हैं कि दोनों सदनों की विशेष संयुक्त बैठक वहां प्रयागराज कुंभ में की जाए, जिससे कि यह पहला अवसर होगा कि जो प्रदेश के सभी विधायक एक साथ प्रयागराज में कुंभ में आएंगे, बैठेंगे या उस बैठक में हिस्सा लेंगे। और उन सभी लोगों को आमंत्रित भी किया गया है कि सभी लोग यहाँ प्रयागराज में आए और वहाँ डुबकी लगाएं प्रयागराज में और आस्था के इस संगम में। वहीं पे प्रदेश की हितकर व्यवस्थाएं, हितकर समस्याओं से लेकर के उस पर विचार मंथन किया जाएगा कि प्रदेश में जनता के हित के लिए क्या और बेहतर हो सकता है, जिससे आस्था की नगरी में डुबकी लगाने के बाद लोग विचार मंथन करें और वहां पर निर्णय लिया जाएगा। कुल मिला के अगर हम बात करते हैं तो पूरी तरह सरकार इस कुंभ में अपने को पूरी तरह समाहित होकर जनता के हितों को लेकर के आगे बढ़ना चाहती है। अभी तक की जो स्थिति है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी 2 दिन प्रयागराज में उन्होंने प्रवास किया था। 2 दिन में उन्होंने वहाँ पे मौजूद जितने भी अधिकारी थे, 13 अखाड़े थे, उन अखाड़ों में स्वयं जाके वहाँ की स्थिति का जायजा लिया था। अब वहाँ पे जो भी कमियां थी उस पर उन्होंने अंतिम निर्णय दिया है, अंतिम दिशा निर्देश दिया है और यह तैयारी अंतिम दौर में चल रही है। क्योंकि 13 से मात्र 2 दिन बचे हुए हैं इस प्रयागराज के कुंभ के जो डुबकी या उनके जो शुभ मुहूर्त का शुभारंभ होने में 13 से प्रारंभ होकर ये 26 फरवरी तक चलेगा। इस 2 माह में करीब 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के यहाँ आने की उम्मीद है और ये श्रद्धालु भारत ही नहीं पूरे विश्व से यहाँ आएंगे और डुबकी लगाएंगे। बिल्कुल पवन, संगम किनारे कैबिनेट बैठक होगी, इससे पहले शायद कभी इस तरीके की बैठक जो है नहीं हुई होगी। देखिए सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2017 में आए थे, उसके बाद 19 में अर्ध कुंभ लगा था। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस समय 29 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कैबिनेट वहां की है। यह अर्ध कुंभ का समय था। उस अर्ध कुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस बार भी 2 दिन वहां प्रवास पे रहे। इसके बाद एक कैबिनेट उन्होंने प्रयागराज में किया था। यह दूसरा अवसर है जो कैबिनेट की बैठक होगी प्रयागराज तीर्थ क्षेत्र में। और इसके अलावा
पहला अवसर होगा कि अगर सतीश महाना ने जो प्लान किया है कि हम दोनों सदनों का संयुक्त वहां बैठक करेंगे और उन सभी लोगों को आमंत्रित करेंगे कि प्रयागराज में आए और सभी लोग संगम में डुबकी लगाएं। चूंकि इससे पहले भी सरकार ने एक बार सतीश महाना ने भगवान रामलला के दर्शन के लिए सभी विधायकों को आमंत्रित किया था और ले जाकर वहां दर्शन कराया था, जिसमें दोनों सदनों के विधायकों को उन्होंने आमंत्रित किया था। उसमें कुछ विपक्षी नेताओं ने, कुछ लोगों ने बहिष्कार किया था, वो लोग नहीं गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनका ये प्रयास रहा और बहुत सारे ज्यादातर विधायक वहां गए और रामलला का दर्शन किए। इसी तरह से इस बार भी सतीश महाना वहां संयुक्त बैठक करके दोनों सदनों को आमंत्रित करना चाहते हैं कि दोनों सदन वहां आए, वहां पे संगम में डुबकी लगाए और वहां पे विचार मंथन करें कि लोगों के हितों के लिए क्या बेहतर हो सकता है, किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए। चूंकि हमेशा सरकार प्रदेश में लोगों के लिए बेहतरी का व्यवस्था बनाती है, लगातार इसी के लिए विधानसभा हो, चाहे लोक भवन हो, चाहे वो लोकसभा हो, सभी जगह लोगों के हित को लेकर के सोचा जाता है। तो ऐसे में इनका मानना है कि अगर इस संगम नगरी में हम सभी लोगों को आमंत्रित करेंगे, यहाँ पर एक नया फार्मूला इजाद होगा, नए लोग सिस्टम में आएंगे और बहुत सभी लोग यहाँ पर विचार मंथन कर सकते हैं। जी बिल्कुल पवन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। वहीं भव्य मंदिर में विराजमान रामलला की पहली वर्षगांठ पर शनिवार से 3 दिवसीय उत्सव शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला का महाअभिषेक कर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद परिसर स्थित अंगद टीले से पहली बार साधु संतों और समारोह में शामिल होने वालों को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम में दोनों उप मुख्यमंत्री के भी पहुंचने की संभावना है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी पर अभिषेक करने के लिए सीएम योगी खुद मौजूद रहेंगे। इसके बाद महाआरती में शामिल होंगे। तो बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ अभिषेक करेंगे और कार्यक्रम में दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो बता दें कि भव्य मंदिर में विराजमान रामलला की पहली वर्षगांठ है और 3 दिन वीआईपी दर्शन भी बंद रहेंगे। बता दें कि महाआरती में शामिल होने सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, साथ ही रामलला का महाअभिषेक भी करेंगे और कार्यक्रम में दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ, सीएम योगी गर्भगृह में श्री रामलला का अभिषेक करेंगे, महाआरती में भी शामिल होंगे। इसके साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 3 दिन वीआईपी दर्शन भी बंद रहेंगे। तो रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ और इसलिए सीएम योगी गर्भगृह में श्री रामलला का अभिषेक करेंगे। इसके साथ ही महाआरती में शामिल होंगे और इसके अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। तो रामलला की पहली प्राण प्रतिष्ठा वर्षगांठ है और बता दें कि सीएम योगी श्री रामलला का अभिषेक करेंगे, महाआरती में शामिल होंगे। इसके साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 3 दिन वीआईपी दर्शन बंद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ संवाददाता घनश्याम निशान चौरसिया सीधे जुड़ गए हैं। घनश्याम, भव्य मंदिर में विराजमान रामलला की पहली वर्षगांठ है और ये उत्सव की बात करें 3 दिवसीय उत्सव होने वाला है और सीएम योगी अभिषेक करेंगे श्री रामलला का। और यदि वीआईपी दर्शन की बात करें 3 दिन वीआईपी दर्शन भी बंद रहेंगे। और कुछ अपडेट दीजिए।
देखिए पूरे प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली वर्षगांठ है जो 3 दिवसीय उत्सव के तौर पे मनाया जा रहा है। अयोध्या धाम को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। पूरा राम धुन चल रहा है। अलग अलग जत्था देश भर के कोने कोने से, यहाँ तक कि कई विदेशी सैलानियों का जो जत्था है वो अयोध्या धाम पहुंच चुका है। वहां पे जाकर के पूजा अर्चना कर रहे हैं, राम धुन बजा रहे हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग संगीत की जा रही है और लोग राम धुन में पूरी तरीके से मस्त हैं, पूरी तरीके से राम धुन को गा रहे हैं। वहां पे रामलला के जहां मंदिर है, मंदिर के आसपास वहां पे भजन कीर्तन कर रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या धाम पहुंच चुके हैं। महज कुछ मिनट बाद या यूं कहे कि आधे घंटे बाद महाआरती होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वर्षगांठ के अवसर पर महाआरती और महाअभिषेक करेंगे। रामलला का महाअभिषेक में दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 110 वीवीआईपीज भी रहेंगे। इसमें से अधिकतम वो वीवीआईपीज हैं जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दरमियान 1 साल पहले नहीं पहुंच पाए थे, उनको भी आमंत्रित किया गया है ट्रस्ट के द्वारा। वो लोग भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। 2 लाख लोग आज दर्शन करेंगे और इनको दर्शन कराने के मद्देनजर जो वीआईपी दर्शन होते थे, विशेष तौर पे अलग से जो दर्शन करवाए जाते थे, उसको आगामी 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। कुमार सानू, कुमार विश्वास और शंकर महादेवन समेत तमाम बड़े जो कलाकार हैं, फिल्मी कलाकार हैं, वो भी अयोध्या पहुंचे हुए हैं। इनके द्वारा गाए गए भक्ति भजन गाना जो भगवान राम को समर्पित है, उसका भी आज रिलीज किया जाएगा, उसका भी आज उद्घाटन किया जाएगा। इसके लिए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन अयोध्या धाम में किया गया है। अंगद टीला पे पहली बार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पे संबोधित भी करेंगे। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक वीडियो जारी करते हुए उन्होंने इसको लेकर के बधाइयां दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्विटर पे लिखते हुए उन्होंने कहा है कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदियों के त्याग, तपस्या और संघर्ष से बना यह मंदिर हमारी संस्कृति और अध्यात्म की महान धरोहर है। जी, मुझे विश्वास है कि यह दिव्य भव्य राम मंदिर विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में एक बड़ी प्रेरणा बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने लगभग 2.5 मिनट का एक वीडियो जारी किया है जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दरमियान जब वो वहां पे यजमान बन करके पूजा पाठ कर रहे थे और उस समय जो उन्होंने वक्तव्य दिया था उसके कुछ कटिंग्स हैं और उन्होंने अपने उस 1 साल के पहले के वाकये को याद करते हुए और उस सारे जो उन्होंने वाकया को उन्होंने याद किया था, उन्होंने फिर से उस बात को रिपीटेड याद किया है और उसको शेयर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को लेकर के, इस अवसर को लेकर के पूरे देशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री जब महाआरती करेंगे उसके लिए पूरी तैयारियां की गई है। अयोध्या धाम को विदेशी फूलों से सजाया गया है। पूरे चारों तरफ दुल्हन की तरह अयोध्या धाम सजा हुआ है, क्योंकि अयोध्या वासियों के लिए, अयोध्या धाम वासियों के लिए और उन सनातनियों के लिए जो राम में आस्था रखते हैं, जो वहां पे पहुंचे हैं, उनके लिए आज किसी बड़े उत्सव से कम नहीं है। वो वहां पे पहुंच रहे हैं। कुमार विश्वास वहां पे राम कथा कहेंगे और ये 3 दिवसीय चलेगा। राम कथा के उस मर्म को उकेरेंगे जो लोग अपने जेहन में सदियों से उतारते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा वहां पे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा उसमें से अधिकतम जो वो आयोजन होगा जो आयोजन पूर्णतः नया होगा, पूर्णतः भगवान राम को समर्पित होगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो 110 वीवीआईपी आए हैं उसके लिए बकायदा उनके लिए आमंत्रित किया गया था, उनको बुलाया गया था, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की गई थी ताकि वो लोग जो लोग पिछले साल आकर के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में पहले दिन शरीक नहीं हो पाए थे, वो अब 1 साल बाद इस ऐतिहासिक पल के फिर से गवाह बने। चंपत राय ने कहा कि जर्मन हैंगर का टेंट लगाया गया है, इसमें बैठने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो जिला जनपद प्रशासन है, राम मंदिर प्रशासन है और
एक और स्टेट यूनिट है जो वहां की सुरक्षा व्यवस्था देखती है। बाकी केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से तैनात कर दी गई है। चारों तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था किया गया था। रूट डाइवर्जन पहले से था, अब इस बार थोड़ा सा और कर दिया गया है ताकि वहां पे जो आने वाले भक्त हैं उनको कोई समस्या ना हो। जो भी वीआईपी फिर से शिरकत करने के लिए आ रहे हैं उनको कोई समस्या ना हो। यानी कह सकते हैं कविता जी, एक साल बाद ये जो भव्य आयोजन हो रहा है वो एक छवि फिर से वो उकेरी जा रही है, जो छवि एक साल पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दरमियान उकेरी गई थी। अब उसको फिर से जीवंत तरीके से महसूस कर पाएंगे, एक बार फिर उनको पूजा अर्चना कर पाएंगे और उनको उनको आत्मसात कर पाएंगे। अलग अलग माध्यम चूज किया गया है। पूरे अयोध्या धाम में एलसीडी लगाई गई है, अयोध्या धाम में कटआउट लगाया गया है। उनके भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के स्वागत में जो एक परिकल्पना जो हम लोगों ने अपने दिल में रखा है उस परिकल्पना को फिर से जीवंत करने की कोशिश की गई है। वहां पे लोग रामधुन में मस्त हैं, पूरा रामधुन गा रहे हैं, भक्ति में चूर हैं, भजन कर रहे हैं। वहां पे जहां तहां बैठ करके कहीं पर जहां पर भी समय जगह मिल रहा है, समय मिल रहा है, वहीं पे भजन गा रहे हैं, भगवान रामलला के आने का जश्न मना रहे हैं। अब तो एक साल हो गया है और उस एक साल के दरमियान जो करोड़ों श्रद्धालु आए और उन करोड़ों श्रद्धालुओं के जरिए जो देश और दुनिया में एक छवि अयोध्या धाम की बनी है उसका भी एक जीवंत उदाहरण पेश करने की कोशिश आज ट्रस्ट करने जा रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महज कुछ मिनट बाद अयोध्या रामलला प्रभु श्री रामलला का महाआरती करने पहुंचने ही वाले हैं। कुछ ही देर बाद वो पहुंचेंगे और रामलला का महाआरती करेंगे, महाअभिषेक करेंगे। और इसी के साथ एक वर्षगांठ, एक और जानकारी बता दूं कि पिछले साल जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुआ था अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी था। इस बार 11 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक ये कार्यक्रम किया जा रहा है। दरअसल हिंदू पंचांग के अनुसार एक साल जब होता है उस पंचांग के अनुसार कौन सा दशी होता है उस हिसाब से ये मनाया जा रहा है और यही हमेशा के लिए रहेगा। ये कतई नहीं होगा कि अगर 22 जनवरी को अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार उस वक्त जो तिथि थी वही तिथि इस बार भी मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग और हिंदू कैलेंडर के अनुसार जब भी ये तिथि आएगी, जो तिथि आज है वही तिथि को अगली बार भी मनाया जाएगा। वो तारीख अलग अलग हो सकता है। पहली वर्षगांठ भव्य और दिव्य होने जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।